नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा और इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की मात्र आज से देखा जाए तो 24 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो 23 अगस्त, 24, 25 तथा 30 और 31 अगस्त को होने वाली है। इसी क्रम में इसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग को लेकर के चल रहे हैं। इस क्लास में हमारे सभी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्नों को हम करवाते हैं, तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने होगा, जिसमें लिखा है इसमें से अगली आकृति ज्ञात कीजिए। और इसी के साथ साथ प्रश्न नंबर 20 भी इसी क्लास का प्रश्न है, जिसमें लिखा है माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान, इन सभी शब्दों के बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 में बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्तों, सेशन अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके अपना हाल चाल बता दीजिए, किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों यहाँ से आकर के जुड़ पाएँ। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं, इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी अंतिम पद क्या होगा बताना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों 1 है, उसके बाद में 8 है, आगे देखोगे तो 16 है, और आगे देखोगे तो 27 है, और आगे देखोगे तो 43 है, और आगे देखोगे तो 66 है, और आगे देखोगे तो 98 है। साथियों, आगे हमें बताना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखो, ज़्यादा दूर की संख्याएं नहीं है, ऐसे प्रश्न में हम लोग अंतर देख लेते हैं। अंतर देखने जाओगे तो पहली बार में 9 का है, अगली बार पहली बार में प्यारे दोस्तों जो अंतर है वो 7 का है, आगे देखोगे तो 8 का है, और आगे देखोगे तो 9 का है। ठीक है, इसके बाद और आगे देखने जाओगे 9 का नहीं है, यहाँ पे 16 और कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर है आगे वाला वो प्यारे दोस्तों 11 का है। ठीक है, इसको समझेंगे। इसके बाद और आगे देखोगे तो आगे 16 का अंतर है प्यारे साथियों, और आगे देखोगे तो आगे अंतर मिलेगा आप लोगों को किसका, तो बोलेंगे सर 23 का अंतर है। और आगे देखने जाओगे प्यारे दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पे जो अंतर मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 100 में से अगर 66 जाएगा तो 34 बचेगा, लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे अंतर 32 का है, क्योंकि 100 से 2 कम है। ऐसे तो हमें पता चला नहीं कि क्या चल रहा है लॉजिक, लेकिन दोस्तों इसके बाद और नीचे अगर इनका अंतर देखोगे 1 का है, 3 का है, और नीचे देखने जाओगे तो 5 का है, और आगे देखने जाओगे तो प्यारे दोस्तों 7 का है, और आगे देखने जाओगे तो 9 का है। तो 1, 3, 5, 7, 9, तो अगला वाला में जो अंतर होगा वो 11 का होगा। यानी दोस्तों इसके और ऊपर बढ़ते हैं तो 98 में हमें जोड़ना पड़ेगा 32, 11, 43। कितना जोड़ना पड़ेगा, 43 जोड़ना पड़ेगा। तो प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो 141 आएगा। चूँकि 98 में जब 43 जुड़ेगा तो 141 होगा, और 141 हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो आज का जो पहला प्रश्न था वो बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न था, याद रखेंगे। इस तरह से आपकी श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 141 आ जाएगा, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न आपका किससे संबंधित है, तो गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है। यहाँ पर उत्तर बताने हैं। बोला है यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा प्रस्तुत करता है, माइनस को प्लस प्रस्तुत करता है, तथा गुणा को भाग प्रस्तुत करता है और भाग को माइनस प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो प्लस है उसके स्थान पर हमारा आ रहा है गुणा। ठीक है, याद रखेंगे। जहाँ पे माइनस है उसके स्थान पर प्यारे दोस्तों हमारा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। जहाँ पे गुणा है उसके स्थान पर भाग आ रहा है, और जहाँ पर भाग है उसके स्थान पर माइनस आ रहा है। उत्तर बताना है क्या होगा। ऐसे प्रश्न में हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, बोर्ड मास।
बोर्ड मास बोलें तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये होता है बोर्ड मास। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड से शुरू करेंगे 3 बार में जाएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस का, तो 8 3 होगा 11, माइनस का 6 करेंगे तो प्यारे दोस्तों आगे जो उत्तर आएगा वो इस समीकरण का उत्तर 5 होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। कहाँ पर दिया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ जाते हैं। शुरुआत के कुछ प्रश्न आसान हैं। अगला प्रश्न बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। यानी कि दोस्तों पहले संबंध दे रखा है कि हिरण का संबंध मृग छोना से है, तो घोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न में जो हिरण है इसका जो बालक होता है, यानी कि हिरण का जो बच्चा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहलाता है मृग छोना। क्या कहलाता है, वो मृग छोना कहलाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं घोड़ा की, घोड़ा का जो बच्चा होगा प्यारे दोस्तों, घोड़ा का जो बच्चा होगा वो साथियों याद रखेंगे कहलाएगा बछेड़ा। क्या कहलाएगा, घोड़ा का बच्चा कहलाएगा बछेड़ा। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा कौन से विकल्प में है बछेड़ा, प्यारे दोस्तों 2 नंबर के विकल्प में है। देखो बछड़ा होता है गाय का बच्चा और बछेड़ा होता है घोड़ा का बच्चा, तो दोस्तों उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से कहेंगे प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर 2 नंबर विकल्प आएगा और आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न आपका अक्षर समूह से द्वारा बनी गई श्रृंखला, यानी कि अक्षर समूह के द्वारा बनी हुई श्रृंखला से संबंधित है। और यहाँ पे हमें एक बार फिर से इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों ऐसी श्रृंखलाओं में हम क्या देखते हैं, पहले लेटर का संबंध पहले से, दूसरे लेटर का संबंध दूसरे से और तीसरे लेटर का संबंध तीसरे से। जैसे कि हमने कहा ए पहला लेटर है, इसका ई से संबंध बनेगा और इसमें ई का आई से बनेगा, आई का एम से बनेगा और आगे जो पहला लेटर होगा उसको देख लेंगे। तो कहने का मतलब है ए 1 पर होता है, ई 5 पर होता है, आई दोस्तों 9 पर होता है, एम 13 पर होता है। अगर गौर से देखोगे तो हर बार में क्या जुड़ रहा है, हर बार में मेरे प्यारे दोस्तों 4 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, 4। तो जैसे ही हम लोग 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे आएगा आप लोगों का 17, 17 पर होता है क्यू। तो विकल्प की जो मेरे प्यारे दोस्तों शुरुआत होगी वो क्यू से होनी चाहिए। किससे, क्यू से। तो एकमात्र ऐसा विकल्प है जो कि 2 नंबर में दिया है जिसकी शुरुआत क्यू से हो रही है, यही हमारा सही उत्तर है। देखो शुरुआत क्यू से होना चाहिए तो 2 नंबर में क्यू से शुरुआत हो रही है और ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं जिसमें 2 नंबर से शुरुआत क्यू से शुरुआत हो 2 के अलावा। तो दोस्तों यहाँ से आपका उत्तर विकल्प नंबर 2 बनेगा। और आगे देखोगे तो विशेष प्रकार से हर बार में 4 घट रहा है और आगे देखोगे तो हर बार में 4 जुड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों वर्गीकरण से संबंधित है, एक बेहतरीन सा प्रश्न है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे असमान बताना है। अगर एशिया की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, एक महाद्वीप है। अगर दोस्तों यूरोप की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, ये भी एक महाद्वीप है। साथियों अगर रूस की बात करते हैं तो ये प्यारे दोस्तों एक देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है। अफ्रीका की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी एक क्या है, ये भी एक महाद्वीप है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो असंगत विकल्प है वो विकल्प नंबर 3 है, क्योंकि 3 विकल्प ऐसे हैं जो महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये वाला किसको, एक स्पेशल कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कारण से हमारा जो उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर 3 बनेगा। रूस एक देश है, ये असमान शब्द है, याद रखेंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग से ही संबंधित एक बेहतरीन सा प्रश्न दिया है, इसको समझेंगे। बोला है एक निश्चित कोड भाषा में इजी को ये लिखा जाता है, काइंड को ये लिखा जाता है, तो सम का कोड क्या होगा, यानी सम को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको भी अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको इजी लिखना होगा। EA उसके बाद में S और Y है। ठीक है, इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, Y के साथ में क्या है, E है, सॉरी Y के आगे क्या है, A है और इसके बाद E है और फिर दोस्तों S है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर इसके बाद और आगे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ काइंड दिया है, काइंड KIND। प्यारे दोस्तों काइंड को किस प्रकार से लिखा गया है, काइंड को लिखा गया है D उसके बाद में I और इसके बाद में K और N। ठीक है, याद रखेंगे DIKN इस तरह से। लेकिन हमें कोड किसका बताना है,
हमें तो कोड सर सम का बताना है, इसका क्या होगा। देखो प्यारे दोस्तों, अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर लेटर की हेरा फेरी हो रही है। पहला लेटर तीसरे स्थान पर पहुंचा है, दूसरा अपने स्थान पर बरकरार है। तीसरा लेटर चौथे स्थान पर पहुंचा है, पांचवा पहले पर आया है। दोस्तों उसी प्रकार से पहला लेटर तीसरे स्थान पर पहुंचा है, दूसरा अपने स्थान पर बरकरार है, चौथा पहले पर आया है और तीसरा चौथे पर पहुंचा है। यही लॉजिक हमें यहाँ भी लगाना है, यानी लास्ट का जो लेटर है वो पहले स्थान पर आएगा। गौर से देखो, लास्ट का पहले स्थान पर आएगा तो विकल्प की शुरुआत ई से होगी। इस प्रकार से हमारा एक विकल्प हट जाएगा। इसके बाद अब हमने कहा था दूसरा लेटर हमारा यथा स्थान पर रहेगा, तो दोस्तों वो अपने स्थान पर रहेगा, तो दूसरे यानी एक नंबर का जो विकल्प है ये भी हट जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पर पहला लेटर था वो तीसरे स्थान पर जाएगा, पहला लेटर तीसरे स्थान पर जाएगा तो EOS आना चाहिए। इस प्रकार से EOM वाला गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 प्यारे दोस्तों हमारा एक बार फिर से सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब बचा हुआ तीसरा वाला जो लेटर था M, वो चौथे पर पहुँच जाएगा। प्रश्न का उत्तर बनेगा EOSM, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया है। यही प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके पास कोडिंग ब्लड रिलेशन से संबंधित है और ये एक शानदार प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए। चलिए देखिए, कहा गया है A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, A क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है और A डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। यानी हर बार में जो है वो आगे वाला कुछ ना कुछ पीछे वाले का बन रहा है। मेरी बात को समझना है, जो आगे वाला A है वो हर बार में क्या बन रहा है, पीछे वाले व्यक्ति का कुछ ना कुछ बन रहा है। तो हम दोस्तों इस समीकरण में लगाएंगे आगे वाला R, प्यारे दोस्तों प्लस का अर्थ था आगे वाला पिता है पीछे वाले का, आगे वाला R प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, इसको यहाँ पे रखते हैं, आगे वाला R पिता हो जाएगा पीछे वाले S का, इस बात को याद रखेंगे। अब दोस्तों क्रॉस का मतलब क्या था, आगे वाला भाई है, प्यारे दोस्तों S भाई हो जाएगा किसका, T का। अब दोस्तों क्रॉस के बाद आया माइनस का मतलब है आगे वाली बहन है, तो ये जो T है ये बहन हो जाएगी V की, इस बात को याद रखेंगे। अब दोस्तों डिवाइड आया है, डिवाइड में है कि आगे वाली बेटी है पीछे वाले की, तो ये आगे वाली V बेटी है किसकी, पीछे वाले U की। U की बेटी कब बनेगी, जब शादी R से होगी और U एक महिला होगी, याद रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें R का जेंडर पता था, क्या था, प्लस था यानी पिता था, ये इसका पिता था, तो दोस्तों याद रखेंगे ये क्या हो जाएगी, ये इसकी माता हो जाएगी। अच्छे से समझना है, आगे वाली जो V है पीछे वाले U की क्या है, बेटी है। डिवाइड का मतलब यही तो कह रहा है, आप कहोगे हाँ, तो दोस्तों पीछे वाले U की बेटी हो जाएगी आगे वाली V। चलिए अब इसमें देखते हैं, प्रश्न में पूछा है S का U से क्या रिश्ता है, क्या पूछा है, S का U से लगा है U के साथ, तो U क्या बोलेगा, U बोलेगा S अगर मेरे पति का बेटा है अर्थात मेरा भी बेटा होगा, और मेरा भी बेटा होगा तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कोडिंग ब्लड रिलेशन से। चलिए इसी के साथ प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में आ जाएंगे। अगला प्रश्न एक और गणितीय समीकरण से ही संबंधित प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न को भी हमें हल करना है। यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं, उनका अर्थ प्रतीकों में है और इस प्रकार से दिए गए समीकरण को हम हल करेंगे। पहला ही प्रश्न बोला है, पहली लाइन में I का अर्थ डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सवाल को सॉल्व करेंगे। 4 4 8, गौर से समझिए, इसको हम क्या करेंगे, 4 4 8 डिवाइड बाई कितना, 8, ठीक है, याद रखेंगे। L का अर्थ प्यारे दोस्तों क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, लिखेंगे हम लोग 17, ठीक है, अच्छे से समझना है, यहाँ पे प्लस लगा के लिखेंगे हम साथियों 17। K का अर्थ माइनस है तो आगे माइनस लगा के लिखेंगे 12। J का अर्थ गुणा है तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे किसमें, 6 में, और L का अर्थ प्यारे दोस्तों जोड़ है तो 19 को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 19 को अंत में जोड़ देंगे और बराबर में बताना है क्या होगा। तो गौर से समझो प्यारे साथियों, अब पहले तो हम इसमें बोर्ड मास लगाएंगे साथियों, क्या लगाएंगे, बोर्ड मास, और बोर्ड मास के लिए सबसे पहले हमें डिवाइड को यूज करना होता है, तो इससे जब इसको काटेंगे तो 8 पंचे 40 बचेगा 4, 8 छंके 48, प्लस में दोस्तों यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 मिनट, अच्छे से समझिए, प्लस में यहाँ पर 17 हो जाएगा और माइनस में 12 छक्के कितना है, 12 छक्के प्यारे दोस्तों 72 है, कितना है, 1 मिनट यार, 12 छक्के 72 है, ठीक है, और इसके बाद प्लस का 19 यहाँ पर भी है, प्लस का 19 यहाँ पर भी है। अब गौर से देखो प्यारे साथियों, अगर देखते हैं 56 और 17 को तो ये होता है 73,
कितना होता है 73 में से घटेगा 72 और प्लस का यहाँ पर 19 है। साथियों इनमें से बचेगा हमारा 1 और प्लस का 19 है। तो दोस्तों दोनों जुड़ करके बनाएंगे प्लस का 20। कितना बनाएंगे? प्लस का 20 बनाएंगे। प्लस का 20 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। देखो गौर से समझो, जो भी प्रतीक दिए गए हैं उनके कुछ अर्थ हैं। दिए गए प्रतीकों के हमने अर्थ यानी कि दिए गए शब्दों के हमने प्रतीक के रूप में बदल करके हमने इसको बोर्ड मास लगाया। बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व किया। प्रश्न का उत्तर 20 आएगा, इस बात को याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में एक बार फिर से दिया है। इसी के साथ साथियों अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न भी एक बेहद ही शानदार प्रश्न है। बोला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो गौर से समझना है MNOP, इसके बाद में LONG। देखो कैसे लिखा है, यहाँ पर M है, N है, O है और P है। इसको लिखा क्या गया है LON और G। साथियों गौर से समझना है और हमें बताना है FGH और I, इसका कोड बताना है। FGHI का कोड बताना है। बता पाओगे? हाँ बिल्कुल बता पाओगे मेरे भाई। गौर से समझो, M होता है 13 पर और इसका संबंध किससे है 12 से। N होता है 14 पर, इसका संबंध किससे है 15 से। O होता है 15 पर, इसका संबंध किससे है 14 से। P होता है 16 पर और इसका संबंध किससे है 7 से है। ठीक है, याद रखेंगे इसका संबंध किससे है 7 से है। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे G के स्थान पर Q को कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताया G, इसके स्थान पर Q को करो। ठीक है, किसको करोगे? Q को, तभी हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखो जब Q किया तो यहाँ पे 17 हो गया। अब देखो गौर से, इसमें हो क्या रहा है भाई, पहली बार में 1 घटा है, दूसरी बार में 1 जुड़ा है, तीसरी बार में 1 घटा है, चौथी बार में 1 जुड़ा है। यानी पहले तो माइनस का 1 हुआ। ठीक है, क्या हुआ? माइनस का 1। दूसरी बार में प्लस का 1, तीसरी बार में माइनस का 1, चौथी बार में प्लस का 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें करेंगे। पहली बार में -1 करेंगे। F होता है 6 पर, 1 घटेगा तो प्यारे दोस्तों आप कहोगे क्या आएगा? ई से विकल्प की शुरुआत होगी दोस्तों। ई से विकल्प की शुरुआत होगी तो 1 और 3 नंबर के विकल्प गलत हो जाएंगे। अब जी में क्या होगा भैया, पहली बार में 1 घट चुका है तो अगली बार में 1 जुड़ जाएगा। जी में 1 जुड़ेगा तो प्रश्न में H आएगा। ई के बाद जहाँ पे H है वो सही उत्तर है, यानी विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 आप लोगों का सही उत्तर होगा। आगे 1 घटा लेंगे तो यहाँ पे फिर से जी आ जाएगा और आगे 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे जे आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्यों किया था, क्योंकि 16 में 1 जुड़ रहा है लास्ट में, और देखो यहाँ भी आई में 1 जुड़ेगा, 9 में 1 जुड़ेगा 10, तो तभी तो जे लास्ट में आया है। तो याद रखेंगे इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको आप जी के स्थान पर क्यों करेंगे, तभी प्रश्न का उत्तर आएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न वेन आरेख से संबंधित है। ये भी एक शानदार प्रश्न है एग्जाम के लिए दोस्तों। बोला है भवन, लंबा और आदमी, मुझे बताओ इनका आपस में कैसा संबंध होगा। क्या आप बता सकते हो भवन का संबंध लंबा से है? आप कहोगे भवन का संबंध लंबा से, अर्थात क्या कोई मकान लंबा बना होता है? हाँ सर, कुछ ऐसे मकान होते हैं जो लंबे होते हैं। तो क्या लंबा का संबंध आदमी से है? हाँ भाई, हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी हाइट 6 फीट से अधिक है, यानी वो लंबा आदमी है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि हम सबसे पहले हाउस का कुछ पार्ट लंबा बनाएंगे, यानी कुछ ऐसे भवन होते हैं जो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं, मैन भी होते हैं, जो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, यानी लॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आरेख ऑप्शन नंबर सी से संबंध बना रहा है, यानी 3 का आपस में क्रॉस संबंध होना चाहिए। 3 का आपस में क्रॉस संबंध ऑप्शन नंबर सी में है। याद रखेंगे यही सही उत्तर होगा। भवन कुछ लंबे हो जाएंगे, कुछ आदमी लंबे हो जाएंगे, उत्तर होगा सी नंबर। आगे आ जाइए। आगे प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सा प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला से दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बोला यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी दोस्तों हमें अभी तक पता था कि अंग्रेजी वर्णमाला A to Z लिखी जाती है, लेकिन सवाल ने कहा तुम्हें ऐसी नहीं लिखनी है। कैसी लिखनी है? विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब है Z से लेकर के प्यारे दोस्तों A पर लिखनी है। ठीक है, याद रखेंगे Z से लेकर A पर लिखनी है। लेकिन एक बात और मेरी याद रखनी है कि दाएं दिशा हमेशा ये वाली होती है। दाएं दिशा प्यारे दोस्तों हमेशा ये वाली होती है और बाएं दिशा हमेशा ये वाली होती है। अब प्रश्न में पूछा है तो N के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा?
अंग्रेजी वर्णमाला अगर उल्टी लिखी है तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर। तो दोस्तों हम एन को इस तरह से लिख लेंगे और एन से उल्टा चलना है तो एन से एम, एल, इसके बाद में क्या हो जाएगा के के बाद में जे, जे के बाद में प्यारे दोस्तों और आगे बढ़ोगे तो आई, आई से और आगे बढ़ोगे तो एच, और आगे बढ़ोगे तो जी, और इधर आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा एफ, और आगे बढ़ोगे तो प्यारे दोस्तों ई हो जाएगा। हम लोगों का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद में और आगे बढ़ोगे तो डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सी, बी और ए, क्योंकि दाईं ओर पूछा था। दाईं ओर जाने का मतलब हमने कहा इस दिशा में जाएंगे, याद रखेंगे। तो एन से दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 5वां अक्षर, छठा अक्षर, 7वां अक्षर और 8वां अक्षर। बताओ एन से दाईं ओर, एन से दाईं ओर 8वां अक्षर कौन होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे आपका एफ आ जाएगा। प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। यही इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। एन से दाईं ओर 8वां अक्षर एफ होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों ब्लड रिलेशन से है, यानी कि आपका खून का रिश्ता का संबंध है। बताइए, बोला है यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, यानी कि क्या बोला है? यदि रानी, क्या बोला है? यदि रानी, गौर से समझना है, यदि रानी के पिता, कौन? रानी के पिता, गौर से समझना है, रानी के पिता के चाचा। पिता के चाचा कैसे बनेंगे? जब इनके पिताजी होंगे और इनके भैया होंगे तभी तो बनेंगे ये, तभी तो बनेंगे। बोलो भाई, रानी के पिता के चाचा अर्थात रानी के पप्पा के चाचा जी। बोला है अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं। तो ये पीढ़ी तो बहुत आगे जा रही है भाई, बहुत आगे जा रही है। इसको गौर से समझो। मैं छोटा सा बनाता हूँ। रानी के फादर यहाँ पे आ जाएंगे, के पिता यहाँ पे आ जाएंगे और इनके चाचा तभी बनेंगे जब रानी के फादर के पिता के भाई होंगे, ठीक है। अब बोला है अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप के पिता कैसे? मैं ऐसे बनाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ अनूप को, यहाँ पर अनूप को रख देता हूँ, अनूप के पिता के पोते हैं, तो अनूप यहाँ पे नहीं आएगा। अनूप इनका भी लड़का इनका भी बाप बनेगा, ठीक है। इनका भी बाप बनेगा अनूप। अनूप के पिता ऊपर होंगे, अनूप के पिता यहाँ पे होंगे। गौर से समझना है प्यारे दोस्तों एक बार अच्छे से। अब मेरी बात को समझो। प्रश्न ने बोला है रानी के पिता के चाचा, यानी ये लड़की रानी है, इनके पिता के चाचा ये हो गए। बोला है अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप के पिता अर्थात इन चाचा और दादा इन दोनों का भी बाप होगा एक, जिसका नाम होगा अनूप, और इसके क्या हैं? इसके पिता के पोते हैं। बोलो इसके पिता के पोते हैं। तो प्रश्न में पूछा है रानी से अनूप का क्या संबंध है? से लगा है रानी के साथ। से अगर रानी के साथ लगा है प्यारे दोस्तों तो रानी अनूप को क्या कहेगी? ये ए फॉर अनूप यहाँ पे है, अर्थात क्या बोलेगी? दादाजी। दादाजी के भी पिताजी होते हैं परदादाजी। कौन होते हैं? दादाजी के भी पिताजी होते हैं परदादाजी। इस बात को याद रखेंगे। और तो कहेंगे हम लोग रानी से अनूप का संबंध परदादा के रूप में है। इस बात को याद रखेंगे। किसके रूप में है? परदादा के रूप में है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न एक और ब्लड रिलेशन से ही संबंधित है, इसको देखिए दोस्तों। बोला है यदि पी पति है क्यू का, यानी कि जो पी है ये पति है किसका? क्यू का। अगर क्यू का पति है तो ये क्यू क्या हो जाएगी भैया? पी की पत्नी हो जाएगी। बोला है यदि पी पति है क्यू का तो क्यू हो गई पत्नी। आगे बोला है आर माता है एस और क्यू की। आर कौन है? आर माता है प्यारे दोस्तों। आर माता है किसकी? एस और क्यू की, ठीक है, याद रखेंगे। बोला है आर से पी का क्या संबंध है? आर से लगा है आर के साथ। पी का क्या संबंध है? पुत्री का पति होता है दामाद। पुत्री का, ओहो कुछ तो गड़बड़ है। आर से पी का क्या संबंध है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई यहाँ पे। एक मिनट मैं फिर से देखता हूँ, गौर से समझना है। बोला है पी पति है क्यू का। पी पति मैंने बना दिया क्यू का, ठीक है। पी पति है क्यू का तो हो गई क्यू पत्नी। अब बोला है आर माता है एस और क्यू की, तो आर माता हो गई एस और क्यू की। एस का जेंडर हमें पता नहीं है। एस और क्यू की, चूंकि ये भाई बहन या भाई बहन कह सकते हैं, या तो ये भाई बहन है या तो बहनें हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों अब ये तो हो गए यहाँ पे आर माता हो गई। तो बोला है आर से पी का क्या संबंध है? भाई से लगा है आर के साथ, से लगा है आर के साथ। तो आर बोलेगी कि मेरी लड़की और मेरी लड़की का जो पति होता है वो दामाद होता है। क्या होता है? लड़की का जो पति होता है दामाद होता है। लेकिन ऑप्शन में इनका आपस में संबंध किसका है? दामाद सास का, ठीक है, दामाद सास का है। तो हम सास लगा सकते हैं।
एक्चुअली में सास लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन हमेशा उत्तर जो बनेगा वो दामाद ही बनेगा, क्योंकि से जो लगा है वो प्यारे दोस्तों किसके, आर के साथ लगा है। आर से पी का क्या रिश्ता है, तो आर क्या बोलेगा, आर पी को बोलेगा दामाद जी। ठीक है, याद रखेंगे। तो दामाद जी होना चाहिए उत्तर। ठीक है, याद रखेंगे। मैक्सिमम प्रायोरिटी दामाद जी को देंगे। ऑप्शन में सास है तो इसको लगा के भाग जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक शानदार प्रश्न हो सकता है ये एग्जाम के लिए। गौर से इसको बस एक बार आपको समझ लेना है। ठीक है भाई, इसको एक बार समझ लेना है। बोला है निम्नलिखित में से अगली आकृति ज्ञात कीजिए। पहले 4 समस्या आकृतियां हैं, उसके बाद में 5वीं आकृति क्या होगी हमें ये बताना है। गौर से देखते जाना है भैया। ठीक है, क्या करना है, गौर से देखते जाना है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखो ये नंबर 1 आकृति है, ये प्यारे दोस्तों नंबर 2 आकृति है। ठीक है, ये 2 है, ये वाली हम लोगों की 3 नंबर की आकृति है, और ये हमारी 4 नंबर की आकृति है। बस ऐसे समझते जाओ तो आसानी से समझोगे। गौर से देखना है, संबंध बताएंगे 1 का 3 से। क्या बताएंगे भैया, 1 का जो संबंध है वो 3 से बताएंगे, 2 का संबंध 4 से। मैंने कहा 1 का संबंध 3 से कैसे, 1 का ये जो क्रॉस था 3 नंबर में नीचे आ गया। ठीक है, 3 नंबर में नीचे आ गया और ये बॉक्स ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ये बॉक्स ऊपर पहुंच गया। अब ये जो सर्कल हैं, ये त्रिभुज हैं, इनका भी स्थान आपस में बदल गया। देखो आपस में बदला है, आप कहोगे हाँ सर ये भी बदला है। ठीक है, ये भी बदला है, गौर से समझते जाना है, ये भी बदला है। इसके अलावा अगर आप देखोगे 2 का 4 से, 2 का 4 से इनका भी आपस में बदल गया है। देखो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, इनका भी आपस में स्थान बदल गया है, लेकिन आकृतियों की दिशा बिल्कुल भी नहीं बदली है। आकृतियाँ जैसी की तैसी हैं। अब 3 का क्या बनेगा, 5 से। बोलो 1 का 3 से, तो 3 का किससे भैया, 5 से। 5वें नंबर पर कौन आएगी, बस वही पूछा है हमसे। तो इसमें भी हमें स्थान बदलने ही हैं साथियों, इनमें भी हमें स्थान बदलने ही हैं। 3 के बाद जो हमारे स्थान बदले गए थे, गौर से देखो 3 में जो स्थान बदले गए थे वो इस प्रकार से थे। तो अब ये पुनः अपनी अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो ये x जो है 3 नंबर का, गौर से देखना है, 3 नंबर का x बॉक्स, इनका स्थान आपस में चेंज होगा, तो बॉक्स अपने यथावत स्थान नीचे पर आ जाएगा, और ये जो x है ये यथावत स्थान ऊपर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों इनका भी स्थान बदलेगा इस तरफ। ये इन दोनों ने जो अपना स्थान परिवर्तित किया था, ये भी अपने यथावत स्थान पर पहुंच जाएंगे, यानी त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा और सर्कल मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। ऐसी आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसी आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी त्रिभुज इस कॉर्नर में होना चाहिए। त्रिभुज नहीं है, गलत हो जाएगा। त्रिभुज नहीं है, गलत हो जाएगा। त्रिभुज उल्टा है, गलत हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। अब 3 विकल्प गलत हैं, बस बचा हुआ एक विकल्प, विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो आप देखोगे तो 1 नंबर और 5 नंबर ये यथावत एक जैसे हो गए। जब भी 4 आकृतियां दे रखें तो याद रखना है मैक्सिमम केसेस में होता है कि 5वें नंबर की आकृति पूछी जाए आपसे तो पहले नंबर की आकृति ही बनती है। दोस्तों जब 5वें नंबर की आकृति पूछी जाए तो वो पहले नंबर की ही आकृति बनती है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए इसी के साथ उम्मीद है आप समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला गया है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्प के शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या पूछा है, इनका प्रयोग करके, जिम्नास्टिक का प्रयोग करके कौन सा नहीं बना सकते हैं। तो गौर से समझो, क्या मैन बना सकते हैं, MAN, हाँ भाई MAN, ये तीनों लेटर यहीं पर इकट्ठा है, बन जाएगा। स्टिक बना सकते हैं STIK, C और K तो है ही नहीं, तो ये तो हम बना नहीं सकते। बोलो भाई, ये स्टिक तो हम बना ही नहीं सकते। अब बाद बाकी सारे बन जाएंगे। जिम यहाँ से बन जाएगा, AIMN यहाँ से बन जाएगा, I A और M, ठीक है, M यहाँ पे बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बनेगा, विकल्प नंबर 2 नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वही सही उत्तर होगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा प्रश्न है, लुप्त संख्या से, लुप्त अंक से संबंधित प्रश्न है। गौर से समझना है, चुटकियों में उत्तर आएगा। कैसे, मैंने कहा ऊपर के दोनों नंबर को ले लो। गौर से समझो भैया, मैंने कहा ऊपर के दोनों नंबर को ले लो। यार क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। ये हो गया, अरे यार ये देखो दोनों ऊपर के नंबर हमने जोड़े तो एक बार में हमारा 9 आ गया जो कि नीचे दिया गया है। ऊपर के दोनों नंबर का हमने मल्टीपल किया, ऊपर के दोनों नंबर का मल्टीपल किया तो हमारा कितना आ गया भैया, 20 आ गया, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम समझते हैं, इसके बाद समझते हैं, हमारा ये आ गया। अगला यही लॉजिक आगे और भी लगाना है। जैसे हमने कहा 6 + 7 कितना, आप कहोगे सर 13, 6 + 7 13 और 6 × 7 कितना 42, जो कि दिया गया है। भाई समझते जाना है, शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल धुआंधार क्वेश्चन है, धुआं उड़ा देंगे इस तरह के प्रश्नों का। 7 + 8 सर कितना 15 हो गया,
7 प्लस 8 15 हो गया, तो अगली बार में 7 गुणा 8 कितना हो जाएगा सर 56 हो जाएगा। और 56 हमें विकल्प नंबर सी में दिया है। प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का एकदम शानदार तरीके से सही उत्तर होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, दिलो दिमाग में बसा लेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक बेहतरीन सा प्रश्न दिया है जो यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ऐसे प्रश्न तो यूपी पुलिस भर भर के पूछता है। बोला है कुछ लाल चूहे हैं, तो मैंने कहा कुछ पार्ट हम लाल का लेते हैं, इनको क्या बना देते हैं, इनका हम कुछ पार्ट चूहे से संबंध बना देते हैं, यानी C4 चूहा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद बोला है कुछ चूहे जंगली हैं। भैया अभी ये जो कुछ चूहे का पार्ट है ये क्या हो गया, ये J4 जंगली हो गया। इस बात को भी याद रखेंगे। अब निष्कर्ष 3 हमारे पास हैं। निष्कर्ष 3 हमारे पास हैं। कुछ जंगली चूहे हैं, क्या जंगली का पार्ट चूहे से संबंध बना रहा है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, C4 चूहा J4 जंगली संबंध बना रहा है, अर्थात सही हो जाएगा। सॉरी। अब अगला वाला देखिए, सभी जंगली चूहे हैं। अरे भाई हमें तो पता चल रहा था कुछ जंगली चूहे हैं, तो ये सारे के सारे जंगली चूहे के अंतर्गत थोड़ी ना आ रहे हैं। अब नहीं आ रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ लाल जंगली हैं, क्या लाल का संबंध जंगली से है? आप कहोगे सर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। ऐसी स्थिति में हमें क्लियर कट पता नहीं चल रहा है कि लाल जंगली हैं अथवा नहीं है, तो जब नहीं पता है तो गलत हो जाएगा। इस स्थिति में आप ऐसा बोल पाओगे यदि केवल एक निष्कर्ष निकलता हो, यानी ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट। इस बात को याद रखेंगे। उम्मीद है आप समझे होंगे, इस बात को याद रखना है। अगले प्रश्न में आ जाइए। 18 नंबर प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न है और यहाँ पर आकृतियों की गणना यानी त्रिभुज की काउंटिंग करनी है। बिना किसी देरी की सीधी काउंटिंग करेंगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा क्योंकि एक विषम प्रकार की आकृति दी गई है। एक एक करके गिनेंगे। ठीक है, एक एक करके मेरे भाई गिनेंगे। गिनते जाओ, गिनते जाओ पहले नंबर का, गिनते जाओ। आप कहाँ से? आप गिनो दूसरे नंबर का। ठीक है, ये यहाँ से गौर से समझना है, ये दूसरे नंबर का। और ये वाला एरिया जो होगा इसका छोटू सा पार्ट, ये छोटू वाला, ये तीसरे नंबर का। और दोस्तों एक ये छोटू वाला चौथे नंबर का, और एक ये बड़ा वाला ऊपर तक जा रहा है जो कॉर्नर तक ऐसे ऐसे जा रहा है, ये कौन से नंबर का भैया? ये हमारे पास 5वें नंबर का। अब सर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो एक भाई मेरे, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया जो कि 6वें नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एक मेरे भैया ये वाला हो गया जो कि यहाँ से 7वें नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद में अभी कुछ और मिलेंगे जो कलर चेंज करते ही आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, क्या बोला? मैंने कहा यहाँ से पकड़ो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से इसको बीच में उठा लो। इस तरह से भाई उठाना ही तो है, किडनैप ही तो करना है। ये तो हमारा 8 नंबर का हो गया। सर इसके बाद कोई और हैं क्या? हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा कि अभी और हैं, अभी और हैं भाई। कौन से हैं गौर से समझो। यहाँ पे कितने हो गए? 8 हो गए, 8 हो गए भाई। अभी कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? बताओ, कुछ अभी गड़बड़ की है क्या मैंने? 8 तो ये मेरे शानदार तरीके से दिखाई दे रहे हैं और 8 यहाँ पे ग्रुप में भी हैं, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इतनी आसानी से थोड़ी काउंटिंग होगी, फिर सवाल का मतलब ही नहीं बना। देखो एक ये है, एक ये है, गौर से देखते जाना। एक ये है मेरे भाई, एक ये है, एक ये है, तो ये हो गया 9वें नंबर का। ठीक है, पैनी निगाह है भाई, चील की निगाह से देखना पड़ेगा। ये तो 9वें नंबर का हो गया। अब इसके बाद कहाँ पर है? इसके बाद बताओ मुझे। 9वें नंबर का हो गया। 9 तो ऑप्शन में है नहीं, 9 गिन लिए तो 10 भी हो सकते हैं, हो सकता है 12 भी हों, लेकिन हैं कौन से? 1 मिनट में एक बार फिर से इसको डिलीट करता हूँ। गौर से देखो, एक ये छोटू वाला 1 नंबर हो गया, एक ये वाला, ये वाला, ये बड़ा भैया कौन से नंबर का हो गया? ये 2 नंबर का हो गया। इसी के साथ में ये छोटू सा, ये इतना इतना ऊपर जो लगा है, ये इतना लगा है, ये यहीं से 3 नंबर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद मुझे और कलर चेंज करना पड़ेगा, तो ये एक मिलेगा, ये चौथे नंबर का, और जस्ट इसी के साथ में बड़ा लगा हुआ 5वें नंबर का। तो यहाँ इस लाइन से हमें 5 तक मिल जाएंगे, चौथा और 5वां मिल जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चौथा और 5वां मिल गए। इसके बाद और अभी मिलेंगे, और अभी मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक तो भैया यहाँ से मिलेगा, गौर से समझो। कहाँ से मिलेगा? ये वाला मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक मिलेगा, एक ये मिलेगा, ये 6वें नंबर का है। ये अभी यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ये भाई 7वें नंबर का है नीचे, ये तो 7वें नंबर का हो गया। 8वें नंबर का कहाँ चला गया? 8वें नंबर का ये हो गया। अरे भाई 8 ही दिख रहे हैं, 8 ही दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको दिख रहे हैं? जल्दी से बताओ। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कितने हो चुके हैं?
8 हो गए ना, हमने यहाँ तक 8 गिन लिए हैं। अभी मुझे लगता है कुछ और त्रिभुज हैं जिस पे हमारी नज़र नहीं पड़ रही है। एक ये वाला भी है। देखो अभी हमने काउंट नहीं किया था, गौर से समझो। मैं एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ। एक के बाद हमारा एक यहाँ से ये वाला, कौन सा, ये वाला, ये पूरा, ये जाएगा हमारा 2 नंबर का। एक ये ऊपर जो कट में लगा हुआ है छोटू, 3 नंबर का। और सबसे नीचे तक जाएंगे तो ये हमारा 4 नंबर का। ठीक है, इसके बाद में अभी हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ग्रीन कलर लेते हैं तो ये हमारा 5वें नंबर का हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे लूँगा 6वें नंबर का, इतना छोटा सा। देखो कौन सा वाला, ये वाला, ये छोटा 6वें नंबर का। और आगे नीचे तक आऊँगा तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कौन से, 7वें नंबर का। और एक और मिलेगा अभी मुझे 8वें नंबर का। 8वें नंबर का कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। गौर से देखो, ये वाला जो कलर जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा 8वें नंबर का। अब 2 और बड़े वाले जो भयंकर बड़े थे, यानी कि सबसे बड़े वाले, एक तो ये 9वें नंबर का और दूसरा ये 10वें नंबर का। मैं कुछ काउंट नहीं कर पा रहा था पहले। अब टोटल जो ट्राइंगल हैं वो 10 नंबर के हैं, इस बात को याद रखेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से देखिए, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है, दिए गए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके पास फलक पर 1 से 6 तक अंकित हैं, उस संख्या का चयन करें जो 5 के विपरीत होगी। भाई 5 तो दिया ही नहीं है, 5 के विपरीत क्या होगा। अब आप कहोगे बात फंस गई सर। अभी नहीं फंसी है, आपको बेसिक लगाना। मैंने कल बताया था बेसिक क्या होता है। जब भी दो एक दूसरे के सतह 2 पासे उठाते हैं, उनमें से कॉमन देखते हैं, जो भी सतह कॉमन होती हैं उनको हटा देते हैं, शेष बची हुई अपोजिट होती हैं। जैसे हमने कहा, हमने क्या बोला, पहला और दूसरा में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो भाई 1 के अपोजिट हम 1 को रखेंगे। किसको, 1 को रखेंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज 2 आएगा। क्लॉकवाइज यहाँ पे घुमाएंगे तो 3 आएगा, 2 के अपोजिट 3 आएगा। दोस्तों यहाँ से फिर घुमाएंगे क्लॉकवाइज 4 आएगा, और आगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 आएगा। भाई संख्या तो 1 से 6 तक पता थी, लेकिन संख्या कौन कौन सी मिल गई, 1 2 3 4 और 6 मिली। कौन छूट रही है, 5। जो छूट रही है वो अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि 2 संख्याएं एक जैसी कभी अपोजिट नहीं होती हैं। इस कारण 5 का अपोजिट 1 बनेगा। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, 5 का अपोजिट 1 बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सा प्रश्न है। बोला गया है, दी गई श्रेणियों के बीच संबंध दर्शाने वाले बैन आरेख का चयन कीजिए। माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। प्यारे दोस्तों कुछ माता पिता का पार्ट क्या हो जाएगा, जो कुछ पेरेंट्स का पार्ट होगा वो अमीर हो जाएगा। कुछ पार्ट अमीर व्यक्ति ऑलरेडी यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, अमीर व्यक्ति। और कुछ ऐसे किसान होंगे जो माता पिता और अमीर व्यक्ति दोनों होंगे। तो इस प्रकार से जो आरेख आएगा वो विकल्प नंबर 2 में है। ये इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए माता पिता अमीर किसान व्यक्ति, तो याद रखेंगे तीनों के क्रॉस करते हुए संबंध आएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बैठक व्यवस्था से दिया गया है, इसको समझिए। 8 मित्र हैं, ABCDEFG तथा H। तो 8 मित्र हैं, गोल सर्कल में हैं, तो गोल सर्कल में कुछ इस प्रकार से बिठाते हैं बिना किसी विलंब के, क्योंकि उन्होंने कहा है केंद्र की ओर सारे के सारे मुख करे हुए हैं। सारे के सारे कहाँ पर मुख करे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करे हुए हैं। इसके बाद एक कंडीशन और दी गई है सर। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मेज के चारों ओर एक समान दूरी पर एक दूसरे से इसी क्रम वामावर्त में बैठे हैं। जो ABCD का क्रम है यही क्रम में बैठे हैं और वामावर्त बैठे हैं, यानी कि वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, वामावर्त है एंटी क्लॉकवाइज, ACW बैठे हैं, याद रखेंगे। क्लॉकवाइज होता है इस दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से होता है, ठीक है, अच्छे से समझना है। तो अब गौर से देखो, अब गौर से देखोगे। लेकिन उसने बोला है सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है, तो हमने कर दिया। बोला है यदि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी, ये वाली है। अब क्या बोला है, वामावर्त बैठे हैं। वामावर्त बैठे हैं तो गौर से समझो कुछ इस प्रकार से बैठे होंगे। बोलो कैसे बैठे होंगे, इस प्रकार से। जी के बाद कौन आएगा, H आएगा। फिर कौन आएगा, A। फिर कौन आएगा, B। फिर कौन आएगा भैया, C। फिर क्या आ जाएगा हमारा, D। फिर क्या होगा, E। फिर हो जाएगा F, ठीक है। ये E के बाद यहाँ पे हो जाएगा F। फिर G H, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है कैसे होता है, ऐसा होता है। A के बाद B, C, D, फिर E, फिर यहाँ पे F, फिर G और H, ऐसे करके ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया पूरा का पूरा चक्कर। क्योंकि उसने सीधा बोला जी दक्षिण पूर्व में है, उसके बाद वामावर्त बैठा दिए हमने। अब पूछा है एक का मुख किस दिशा में है। ये भैया कौन सी दिशा में देख रहा है, अगर गौर से यहाँ पे प्लस बनाया जाए तो ये दिशा कौन सी है, यहाँ से ऑलरेडी जा रही है एक वेस्ट की दिशा,
एक साउथ की दिशा, अर्थात साउथ वेस्ट, जिसे हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इसी दिशा की ओर मुँह करके आपका ए बैठा है। इस बात को आप सभी अच्छे से समझेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, मानसिक अभिरुचि से संबंधित हमने 4 प्रश्न शामिल किए हैं, इनको समझेंगे अच्छे से। इनका उत्तर क्या होगा ये भी समझेंगे। बोला है भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्वगुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। बताना है वह कौन सा सर्वगुण है जो भारत की सांस्कृतिक विविधताएं और समाज में बहुधर्मी समाज है, कौन सा सर्वगुण है जो पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। सॉरी, क्या है तो बताइए। कानून के अनुपालन के सुनिश्चय हेतु अडिग रहना। कह रहा है कानून के अनुपालन हेतु क्या कह रहा है, कानून के अनुपालन हेतु सुनिश्चय हेतु अडिग रहना। ठीक है, आगे बोला परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करना। ठीक है, और संवैधानिक संस्थाओं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो जनहित यानी कि पब्लिक इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं इसको, PIL बोलते हैं। ठीक है, जनहित याचिकाएं से संबंधित प्रश्न है जनता के हित में। कुल मिलाकर के जो चीज़ें जनता के हित में हैं वो एक पुलिसकर्मी के हित में भी होंगी, पुलिस अधिकारी के हित में भी होंगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखो भारत अपना बहुत प्रकार के धर्म हैं, कई धर्म हैं यहाँ पर, सांस्कृतिक विविधताएं हैं यहाँ पर। कौन सा गुण है जो पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। तो भैया कानून के अनुपालन के लिए अडिग रहना। पुलिस के रूप में आप अडिग नहीं रह सकते हैं। परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना बन सकता है लेकिन नहीं बनेगा। जनता के लिए जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करना, हाँ ये भी बनेगा, चूंकि एक जैसे सारे ऑप्शन हैं और इसमें तो यही तो होता है भाई, इसमें यही तो होता है कि सभी ऑप्शन एक जैसे होते हैं लेकिन चुनना एक होता है। चुनना कठिन है क्योंकि उसने बोला है सर्वगुण कौन सा है पुलिस अधिकारी के रूप में, संवैधानिक संस्थाओं यानी कि जो संविधान के द्वारा बनाई हुई संस्थाएं हैं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। यानी पुलिस अधिकारी के रूप में आपके कानूनों का उल्लंघन भी ना हो और जनहित भी सुरक्षित हो जाए। तो ऐसा उत्तर आप लोगों का विकल्प नंबर डी में है, इस बात को याद रखेंगे। यही इस प्रश्न के लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा प्रश्न है, इसको भी देखिए। बोला है पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। यानी पुलिस के लिए जनहित में कौन सा शामिल नहीं है। भैया आपको पुलिस वाला बनना है, एक बात याद रखेंगे, अगर जनहित में नहीं होगा तो वो आपके हित में नहीं होगा। ठीक है, महिला सुरक्षा, संवेदनशीलता, सम्मान का अनुभव करना, क्या ये जनहित में है। हाँ बिल्कुल है भाई। उसने पूछा कौन सा नहीं है। जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, ये पुलिस के जनहित में है। हाँ भाई ये भी है। कह रहा है किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए और धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षित महसूस करें, तो ये भी है। लेकिन भाई व्यक्तिगत बात आ जाती है, जब भी बात व्यक्तिगत आ जाती है तो वो जनहित में कभी भी नहीं रहती है। गौर से समझना है, जब भी बात व्यक्तिगत आ जाती है, व्यक्तिगत व्यवसाय की बात आती है, वो कभी भी जनहित में नहीं रहती है। तो उसने पूछा कौन सा शामिल नहीं है, तो किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का अगर हम प्रयोग करें। ठीक है, जैसे हम नौकरी में लग जाते हैं, हम पुलिस में हो जाते हैं और दोस्तों हमारा कोई विशेष व्यक्ति व्यवहारी अपना कोई कार्य कर रहा है, भले ही इनलीगल कार्य हो, तो अगर वो मेरा व्यवहारी अगर वो इनलीगल कार्य कर रहा है तो हम कानूनों का पालन करेंगे, चाहे वो मेरे खास पिता ही क्यों ना हो। अगर वो नंबर 2 का काम कर रहे हैं और अगर हम सरकारी नौकरी में हैं तो पिता को भी गिरफ्तार करने से क्या नहीं होंगे, मुकरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, याद रखेंगे। तो व्यक्तिगत व्यवसाय कभी भी आपके जनहित में नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। आर्थिक मतलब पैसा से भाई हमें मतलब नहीं होता, हमें केवल सुरक्षा से मतलब होता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, बिल्कुल सही बन जाएगा। जनता से अधिकाधिक टैक्स वसूलना, ये भाई आयकर विभाग करता, हम नहीं करते। हत्या के अपराधियों को हर कीमत पर पकड़ना, ऐसा भी नहीं बनेगा। उत्तर बनेगा आपका सबसे परफेक्ट उत्तर है समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। तो दोस्तों ये आपकी पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। जब आप समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करेंगे तो वो हत्या जैसे जो आपके क्या बोलते हैं ये इनलीगल कार्य हैं, ये हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जब व्यक्तियों के हितों की रक्षा करेंगे, आप पूरे तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो ऐसे अपराधों में कमी आएगी। तो हत्या के अपराधियों को कीमत पर
पकड़ना, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला गया है, आप एक कर्मठ सत्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। आप कैसे हैं? कर्मठ सत्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे? बताइए, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं करेंगे? संवैधानिक और वैधानिक उपबंधों की रक्षा करेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे? हम करेंगे भैया। उसने पूछा कौन सा नहीं करेंगे? मौलिक कर्तव्यों का सख्ती से लागू करवाएंगे? नहीं करवाएंगे भाई। मौलिक कर्तव्य तो लागू करवाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि तो ये तो आपके किसमें, भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्यों को आप सख्ती से लागू नहीं करवा सकते हैं, याद रखेंगे। आगे बोला है, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों की भी रक्षा करेंगे? हाँ, ये भी हो जाएगा सर। हम विदेशियों की भी रक्षा करेंगे, हम संवैधानिक वैधानिक उपबंधों की भी रक्षा करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं की भी रक्षा करेंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को कभी भी सख्ती से लागू नहीं करवाएंगे। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा कौन सा कार्य नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को याद रखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अब प्यारे दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, याद रखेंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग में आपको जहाँ से अच्छा मिले कंटेंट वो भी पढ़िए, मेरा भी कंटेंट पढ़िए, आपको जो भी कंटेंट अच्छा लग रहा है उसको भी पढ़िए। आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, चाहे कहीं भी पढ़ना पड़े। मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन लाता हूं क्योंकि मैं आपके 2-2 क्वेश्चन करके या एक क्वेश्चन करके शामिल करता हूं प्रत्येक टॉपिक से। तो लगभग 25 टॉपिक हैं आपके उसके सिलेबस के, तो 25 ही क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। हालांकि मानसिक अभिरुचि के 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं। 13 से 14 क्वेश्चन ये वेटेज रह रहा है पिछली 4 शिफ्टों को अगर देखा जाए तो। ठीक है, आप जरूर पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।